नमस्ते। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। जो हमने पहली वीडियो में पार्ट छोड़ा था उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, अमालगमेशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज का पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 और इससे पहले के सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, यानी कि 1 से लेके 8 तक चैप्टर्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे चैप्टर वाइज लिंक डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट डाल रखी है पूरी, तो वहां से आप वॉच कर लेना। और अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स बाय करने हैं तो उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और आपको बोर्ड पर भी ऊपर मेंशन कर दिया है, वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो मेंशन कर रखा है, वहां पे आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे जाकर कि हमको नोट्स की पीडीएफ बाय करनी है, जो प्राइस सर वो बता दीजिए। तो मिनिमम प्राइस पे करके आप सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पे नोट्स की परचेज कर सकते हो, ठीक है। और जिनको अगर नहीं लेना कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2, आज हमारा चैप्टर नंबर 9 का। तो सबसे पहले हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी कि पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं अमालगमेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जहां पर मैंने 2 कंपनी का जिक्र करा था। एक था ट्रांसफरर कंपनी और एक होता है ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी यानी कि न्यू कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी यानी कि ओल्ड कंपनी, और ट्रांसफरी कंपनी यानी कि न्यू कंपनी, ठीक है। तो यहां पर मैं दोबारा से आपको वही चीज बताता हूं एक बार। यह है अपनी ट्रांसफरर कंपनी और यह है अपनी ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। जब हम अमालगमेशन की बात करते हैं तो अमालगमेशन के टाइम पर क्या होता है कि जो अपनी पुरानी वाली कंपनी होती है, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी होती है, ये अपनी सारी चीजें ट्रांसफर कर देती है नई कंपनी के पास। इसमें नई चीजों के अंदर क्या क्या जाता है, तो इस पुरानी कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, और जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह है, ठीक है, और जो कैश वगैरह है, ये सारा कुछ ट्रांसफर हो जाता है नई कंपनी के पास, यानी ट्रांसफरी कंपनी के पास। अब जो ट्रांसफरी कंपनी है ये कहती है कि जो ट्रांसफरर कंपनी है, सॉरी, ये कहती है कि आप मुझसे मेरी सारी चीजें ले रहे हो, मगर मेरे कुछ शेयर होल्डर्स हैं, मेरे कुछ डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो उनको कुछ तो दो। उन्होंने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करा था अपना पैसा, बट अब आप सारी चीजें ले रहे हो, हमारा अमालगमेशन हो जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा वहां पे, तो मेरे शेयर होल्डर्स का क्या होगा। तो अब ये क्या बोलती है कि मेरे शेयर होल्डर्स का क्या होगा। तो इसके जो शेयर होल्डर है, तो जो नई कंपनी है ना, तो नई कंपनी इसके शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है। क्या करती है? पेमेंट। जो शेयर होल्डर्स हैं जिनकी वजह से कंपनी चल रही थी, अब तो ये कंपनी बंद हो गई अमालगमेशन की वजह से, तो अब ये नई कंपनी चलेगी। तो नई कंपनी पुराने वाले शेयर होल्डर्स को कैश पेमेंट कर सकती है। क्या कर सकती है भैया? कैश पे कर सकती है। मतलब कि जो पैसा इन्होंने शेयर्स के रूप में रख रखा है अपने पास, जो शेयर्स रख रखे हैं, या तो उसका पैसा दे सकती है। दूसरा, या तो वो परचेज कंसिडरेशन कर सकती है, मतलब कि वो इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स को या फिर डिबेंचर्स को। या तो जो नई कंपनी है ये बोलेगी पुराने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स से कि ऐसा है, आप या तो पैसा ले लो बैंक में कैश, अगर आप चाहिए तो आप कैश ले लो, चेक चाहिए आप चेक ले लो, या फिर अगर आपको नए इक्विटी शेयर्स चाहिए तो हम आपको नए इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे पैसे में, या फिर आपको अगर डिबेंचर्स चाहिए तो हम आपको डिबेंचर्स इशू कर देंगे, ठीक है। तो जैसा ये बोलेंगे उस तरीके से कंसिडरेशन कर लेंगे। और अगर मान लो जो पुरानी कंपनी है ये और इसके शेयर होल्डर्स, अगर इन दोनों के बीच में वो 5 कंडीशन जो मैंने पार्ट 1 में बताई थी वो पूरी होती हैं, तो इसको बोलते हैं मर्जर हो गया दोनों कंपनीज के बीच में। अगर उसमें से एक भी कंपनी जो है कंडीशन पूरी नहीं कर पाती, तो इन केस बिजनेस को बोलते हैं कि परचेज कर दिया गया है और परचेज कंसिडरेशन हुआ है। तो हम अब आज ऐसा मान के चलेंगे कि जो हमारी ट्रांसफर कंपनी है इसके शेयर होल्डर्स को ये पैसा वगैरह देके निपटा देती है। अब यहाँ पर इसने कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं करी है नई कंपनी ने, इसलिए ये परचेज कर लिया है इसने पुराना वाला बिजनेस। और अगर परचेज कंसिडरेशन की बात आती है तो परचेज कंसिडरेशन के अंदर हम 4 तरीके से मेथड समझते हैं। 4 मेथड में आपको बताने वाला हूं कि जब कंपनी, नई कंपनी पुरानी कंपनी को बाय कर लेती है, खरीद लेती है, उसकी सारी एसेट, सारी लायबिलिटी, परचेज कंसिडरेशन हो जाता है, तो इस केस में कौन कौन से मेथड होते हैं और क्या क्या उसका यूज होता है। तो वो 4 मेथड होते हैं परचेज कंसिडरेशन के अंदर। पहला आता है लमसम मेथड, दूसरा आता है नेट एसेट मेथड, तीसरा आता है नेट पेमेंट मेथड, और चौथा आता है शेयर एक्सचेंज मेथड। ये नेट पेमेंट मेथड और नेट एक्सचेंज मेथड जो है दोनों सेम थोड़े से सिमिलर साउंड्स करते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या सिमिलर तरह के हैं। बात करते हैं लमसम मेथड से। लमसम मेथड बिल्कुल आसान मेथड है। आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे ना, जब आपकी बुक में जनरल एंट्रीज होंगी,
तब आप देखोगे कि न्यूमेरिकल्स में जब आपका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें सारी चीजें देखी रहेगी कि ईयरली इतना अमाउंट पे करा है, इतना अमाउंट लमसम पे है, और वहां पर जो जनरल एंट्रीज बनेगी वो जनरल एंट्रीज जब आपको लमसम का क्वेश्चन आगे कराया जाएगा वीडियो में, तभी मैं आपको इसकी नॉर्मल जनरल एंट्री, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी जनरल एंट्री तो मैं तभी बताऊंगा आपको, और बाकी इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो पहला मेथड तो आपको समझ आ गया, बिल्कुल आसान है, इसको बाद में बताएंगे। दूसरा मेथड आज हम करते हैं जिसके अंदर लिखा है नेट एसेट मेथड। क्या होता है नेट एसेट मेथड? जो होता है वो यहाँ पे आप देखो, नेट एसेट मेथड को हम बोलते हैं कि जितना भी आपके पास एसेट है या जितनी भी आपके पास लाइबिलिटी है, पुरानी कंपनी जो है वो एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रही है नई कंपनी को, यानी कि ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी को अपनी एसेट और लाइबिलिटीज बेच रही है, ठीक है, परचेज के अंदर। तो नेट एसेट मेथड कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो हम देखते हैं कि जो ट्रांसफर कंपनी है, जो ट्रांसफरर है, जो पुरानी है, वो क्या क्या भेज रही है। तो उसने भेजा पहले तो एसेट, ट्रांसफर क्या हुआ? एसेट। मान लो वो एसेट 10 लाख रुपए की है, फिर उसके बाद उसने कुछ लाइबिलिटीज भी ले रखी होंगी, वो लाइबिलिटीज भी आएंगी नई कंपनी में, है ना, पुरानी कंपनी की लाइबिलिटीज भी लेगी वो। तो अब लाइबिलिटीज मान लो आ गई 6 लाख की। अब देखो एसेट थी 10 लाख की, लाइबिलिटीज है 6 लाख की, यानी अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि परचेज कंसिडरेशन जो हुआ है वो 4 लाख रुपीज का हुआ है। मतलब कि कंपनी को सिर्फ सीधा सीधा 4 लाख रुपए मिला है। 6 लाख 10 लाख मिला तो है, मगर उसमें से 6 लाख की तो लाइबिलिटी आई है, वो तो पे करनी है, वो तो सरदर्द है। लाइबिलिटी पे करेंगे तो पैसा कितना बचेगा? पैसा बचेगा 4 लाख। 4 लाख जो है हमारा क्या कहलाएगा? ये परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा, ठीक है। अब नीचे मैंने एक नोट लिखा है, नोट में क्या लिखा है? ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी टेक ऑन नेट रियलाइज्ड वैल्यू। अब हमें यह देखना है कि जो भी एसेट और जो भी लाइबिलिटी हम इस ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी में ला रहे हैं, तो वो कौन सी वैल्यू पे लाया जाए। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, कंपनी उसको टेक ओवर करेगी एनआरवी पे, मतलब कि नेट रियलाइज्ड वैल्यू, एनआरवी पे कैलकुलेट करके लाएगी। अब आप पुरानी कंपनी से जो भी एसेट लाओगे, जो भी लाइबिलिटी लाओगे, वो रियलाइज्ड वैल्यू पे लाओगे, कि जो नेट रियलाइज्ड वैल्यू होगी ना उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वही आप अमाउंट यहाँ पर यूज करोगे नई कंपनी में लाते टाइम, ठीक। अगर मान लो इन केस एनआरवी आपको नहीं गिवन, एनआरवी नहीं दे रखा, तो क्या कहता है कि अगर इफ एनआरवी नॉट गिवन, अगर एनआरवी नहीं गिवन है, नेट रियलाइज वैल्यू गिवन नहीं है, उस जगह पे हमको टेक लेना पड़ेगा बुक वैल्यू। क्या लेना पड़ेगा? बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू होगी हम उसको कैलकुलेट करेंगे, हम उसको इनकम मान के लेके आएंगे, ठीक है, अगर एनआरवी नहीं है तब, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो एसेट है, जैसे मैंने बोला एसेट्स ट्रांसफर होगी, एसेट के अंदर बहुत सारी एसेट्स आती हैं, लाइबिलिटीज के अंदर बहुत सारी लाइबिलिटीज आती है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। एसेट्स के अंदर जैसे शेयर होल्डर्स है, इक्विटी है, प्लांट एंड मशीनरी, बहुत सारी चीजें हैं। तो कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी इसके अंदर और कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, उसके लिए एक ब्रीफ नोट बनाया है मैंने, जो साइड में आपको दिख रहा है। अब इस नोट को समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें नेट एसेट मेथड में एसेट के तौर पर आएगी और कौन कौन सी लाइबिलिटी इसमें आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नोट बना दिया, इस नोट का स्क्रीनशॉट अभी मत लो, रुक जाओ, बाद में लेना, आराम से अभी समझ लो। सुनो, नोट्स के अंदर पहली चीज लिखिए कैश एंड बैंक इंक्लूड इन एसेट्स। अगर कैश है, अगर बैंक है पैसा, तो उसको हम एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। अगर कैश बैंक होगा तो एसेट्स में जब ट्रांसफर होगा पुरानी कंपनी से नई कंपनी में अगर आएगा, तो उसके अंदर कैश और बैंक अगर है जितने का, वो हम इंक्लूड कर देंगे एसेट्स में कि हाँ ये हमारी एसेट आई है। अगली चीज है फिक्स्ड एसेट। जो हमारी फिक्स्ड एसेट है, इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी चीज जो है वो इंक्लूड नहीं होंगी एसेट के अंदर। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो चीजें जो नॉट इंक्लूड इन एसेट्स है, जो एसेट्स के अंदर इंक्लूड ही नहीं है, तो कौन सी है? वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे प्रिलिमिनरी पे आएंगे वो। अंडर राइटिंग कमीशन, अगर अंडर राइटिंग कमीशन है कंपनी के अंदर पुरानी ट्रांसफर कंपनी में, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे एसेट्स में। अगर कोई भी यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज है, डिस्काउंट है सिक्योरिटीज इश्यू करने पे, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे एसेट्स में। या फिर डिबेंचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे एसेट्स में। आगे लिखा अगला पॉइंट, एनी एसेट नॉट टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी, कोई भी एसेट जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा इंक्लूड नहीं करी गई है, देन नो इंक्लूड इन एसेट्स, उनको एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो भी ट्रांसफरी कंपनी है उसने जो भी एसेट्स वगैरह होगी, जो ऐसी जिनको इंक्लूड नहीं करा अपनी एसेट्स में, तो वो जो ट्रांसफर होके आ रही है उनको भी वो इंक्लूड नहीं करा जाएगा,
समझ आया। अगला पॉइंट है गुडविल होगी, प्रीपेड एक्सपेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इन सबको इंक्लूड करा जाएगा असेट्स में। किसी भी कंपनी की गुडविल है, प्रीपेड एक्सपेंस है, पेटेंट्स है या ट्रेडमार्क है, ये क्या है, असेट्स है, तो इनको इंक्लूड करा जाएगा अपनी असेट्स के अंदर। समझ आया। अगला पॉइंट है ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है वो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिवेंचर्स, लोन्स, प्रोविजन फ्रॉम इनकम टैक्स, अनक्लेम डिविडेंड है, तो इन सबको इंक्लूड किया जाएगा लाइबिलिटीज में। कहां पे, लाइबिलिटीज, ये क्या है, लाइबिलिटीज है सब, ठीक है। ये कहां पे आएंगी, लाइबिलिटीज में आएंगे, कुछ नॉन करंट है और कुछ करंट लाइबिलिटीज है। अगला है कैपिटल रिवेन्यू, जो भी होगा, जनरल रिजर्व जो होगा, जीआर यानी जनरल रिजर्व, उसके बाद लिखा है रिवर्स फंड, रिजर्व फंड, रिडम्पशन रिजर्व, डिविडेंड्स, एजुकेशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर यानी कि कैपिटल रिडम्पशन ऑफ रिजर्व, उसके साथ साथ में शेयर फॉरफीचर, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें नॉट इंक्लूड इन लाइबिलिटी है। अगर कोई ऐसी चीजें हैं पुरानी ट्रांसफर कंपनी के पास जो इसमें से कुछ है, जैसे कि रिडम्पशन रिजर्व है या लोन है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे लाइबिलिटी में, तो ये लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं होगा। समझ आया। तो ये चीजें हैं जो ऐड होगी और जो कुछ चीजें जो ऐड नहीं होंगी नेट असेट मेथड के अंदर। बाकी फॉर्मूला आपको ये दे रखा, आप इससे इसको कैलकुलेट कर लोगे। समझ आया। तो आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ, नेट पेमेंट मेथड, फिर हम बात करेंगे शेयर एक्सचेंज मेथड की, फिर आपका आज का लेक्चर खत्म, पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। अब उसको उतार लो, मैं आगे लिखवाता हूं, 2 और रह गए। तो थर्ड मेथड हमारा है उसके बाद नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड के अंदर क्या होता है, एक होती है ट्रांसफर कंपनी, एक होती है ट्रांसफरी कंपनी। ये कंपनी हमारी ओल्ड कंपनी है और ये कंपनी हमारी न्यू कंपनी है। ट्रांसफर कंपनी जब अपना सारा कुछ बिजनेस वगैरह जो ट्रांसफर करती है नई कंपनी के नाम पर, यहाँ पे ट्रांसफर करती है सारी चीज, पूरा बिजनेस, असेट, लायबिलिटी, कैश, जो भी है। अब जो पुरानी कंपनी होती है इसके पास कुछ ना शेयर होल्डर्स होते हैं जो इस बिजनेस में, इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे होते हैं। अब यहाँ पर कंपनी बोलती है आप मुझसे मेरा सारा कुछ ले रहे हो तो ठीक है, आप मेरे शेयर होल्डर्स को कुछ तो दो, आप मेरे पुराने शेयर होल्डर्स हैं, पुराने लोग हैं, तो उनको कुछ तो दो। तो जो नई कंपनी होती है, ठीक है हम आपको दे देंगे, क्या दे देंगे, आपको क्या चाहिए बताओ, तो बोलती है कैश या बैंक, आपको पैसा चाहिए कैश में या बैंक में, आपको कैसा चाहिए हम आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नई कंपनी है वो पूछती है कि अगर आपको कैश बैंक नहीं चाहिए तो हम आपको इशू कर देंगे शेयर्स, इक्विटी के न्यू शेयर्स इशू करेंगे, क्या न्यू शेयर्स इशू कर देंगे। अगर आपको न्यू शेयर्स नहीं चाहिए तो आप डिबेंचर्स भी ले सकते हो, न्यू डिबेंचर्स, ठीक है, न्यू डिबेंचर्स जो है वो भी इशू कर देंगे। तो ये सारी चीजें देती है कि ये सारी चीजें हम आपको दे सकते हैं अगर आप लेना चाहते हो शेयर होल्डर्स को। फिर आता है इसके डिबेंचर होल्डर्स पे। अब पुरानी कंपनी के पास हो सकता है कुछ डिबेंचर होल्डर्स भी हो, अब डिबेंचर होल्डर्स को भी वो बोलेगा भाई कुछ तो देके जाओ, डिबेंचर होल्डर है मेरे पुराने हैं। तो अब यहां पर यही सेम कंडीशन यहां पे बोलती है कि आप कैश ले लो, ठीक है, या शेयर्स ले लो या डिबेंचर्स ले लो। बट फर्क कहां पे आता है, फर्क यहां आता है कि जो अगर आप नई कंपनी से दिलवा रहे हो शेयर होल्डर्स को, पुराने वाले शेयर होल्डर्स को, यानी कि ओल्ड शेयर होल्डर्स को या ओल्ड डिबेंचर होल्डर्स को, जो भी चीजें दिलवा रहे हो नई ट्रांसफरी कंपनी से, अगर वो शेयर होल्डर्स को कुछ दे रही है तो ये सारी चीजें जो है ऐड हो जाएंगी, कहां पे हो जाएंगी, परचेज कंसिडरेशन में, पीसी में, ठीक है। बट अगर डिबेंचर होल्डर्स को, ओल्ड डिबेंचर होल्डर्स को नई कंपनी कुछ ट्रांसफर कर रही है, भेज रही है, जैसे कैश, शेयर या डिबेंचर्स, तो ये चीजें ऐड नहीं होंगी, कहां पर, ये चीजें ऐड नहीं होंगी कहां पर, परचेज कंसिडरेशन में। डिबेंचर होल्डर्स को, पुराने डिबेंचर होल्डर्स को जो भी चीज मिलेगी वो परचेज कंसिडरेशन में ऐड नहीं होगी, जबकि अगर पुराने शेयर होल्डर्स को ये चीजें दी जा रही हैं तो वो परचेज कंसिडरेशन के टाइम पर ऐड हो जाएंगी। समझ आया। तो ये कहता है नेट पेमेंट मेथड। समझ आ गया। अगला आता है उसके बाद लास्ट शेयर एक्सचेंज मेथड। क्या होता है शेयर एक्सचेंज मेथड, जो है ये बेस्ड है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड पे। ये एक इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है। कैसे, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है राधे लिमिटेड, राधे कंपनी लिमिटेड, ठीक है। एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है श्यामा,
श्यामा कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये दूसरी कंपनी है। ये वाली जो कंपनी है ये अपनी ओल्ड कंपनी है, ठीक है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मान लो, सपोज कर लो ये 30 है। राधे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू को मैं बोल दूंगा IV, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 30 है, ओल्ड कंपनी है। श्यामा कंपनी जो है वो न्यू कंपनी है, नई बनी है अभी अमालगमेशन के बाद, और इसकी है 50 इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी किसी भी कंपनी की। अब इंट्रिंसिक वैल्यू से एक्सचेंज मेथड पढ़ रहे हैं ना, शेयर एक्सचेंज मेथड, तो एक्सचेंज करने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसा होता है, तो यहाँ पे अब आप फॉर्मूला देखो, मैं यहां लिखता हूं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है ओल्ड कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू अपॉन में न्यू कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई होगा, जो ओल्ड कंपनी है हमारी, जैसे कि राधा कंपनी जो है ओल्ड जो है, ठीक है, इसके शेयर्स जितने भी शेयर्स हैं, ओल्ड कंपनी शेयर्स टोटल, जो भी टोटल शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, उससे मल्टीप्लाई करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जैसे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 30 है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 50 है, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम कि जो ओल्ड कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 30 और जो नई कंपनी है उसकी है 50। मल्टीप्लाई में मान लो, सपोज कर लो कि ओल्ड कंपनी के पास, यानी कि इस कंपनी के पास जो शेयर्स थे, इशूड शेयर्स थे, वो थे 30,000, तो यहां पर वो वैल्यू आ जाएगी 30,000, ठीक है। 0 से 0 कट गया। अब इसको सॉल्व कर दो नॉर्मल सा, 5 से इसको काटोगे, 5 6 30, 0 0, 3 6 18, 3 0, 18,000। तो इसका आंसर आ गया कि जब हम इसको एक्सचेंज मेथड में कंसिडरेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 18,000 रुपए। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। बाकी इसके अंदर कुछ जनरल एंट्री छोटी मोटी होगी, वो मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं, वो आपके दूसरे पार्ट में आएगा। तो आज के लिए जब हम इसको बाद में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन सबके, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये अभी फिलहाल न्यूमेरिकल और आपको बेस समझा रहा हूं मैं पूरे चैप्टर का। इसके कुछ 6-7 लेक्चर आएंगे, पार्ट आएंगे, मैं वीडियो को अपलोड करता रहूंगा लाइन वाइज, ठीक है। आज दूसरा पार्ट था, तो आज आपने बेसिक समझा। अगले पार्ट में जनरल एंट्री और न्यूमेरिकल वगैरह थोड़ा कोशिश करूंगा ताकि आपको जल्दी समझ आए। आज के लिए इतना ही। पार्ट सेकंड में हमने आज डिस्कस करा चारों मेथड परचेज कंसिडरेशन के, आपने समझ लिए अच्छे तरीके से। ऑल द बेस्ट। और अब आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगले पार्ट के लिए जल्दी वीडियो आएगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कमेंट ओपन है, वहां पे मैं रिप्लाई कर देता हूं। और अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इसके नोट्स बन चुके हैं बुक के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बुक भी रेडी है। जो भी लेना चाहता है नोट्स वगैरह, तो वो व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप नंबर ऊपर मैंने लिख दिया है। इस नंबर पे जाके मैसेज कर दो कि सर मिनिमम प्राइस जो भी होगा वो आपको पे करके आप नोट्स को बाय कर सकते हो व्हाट्सएप से PDF के तौर पे, ठीक है। चलिए जी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जिनको नहीं लेना वो प्रैक्टिस करो, घर बैठ के आराम से रिवीजन करो चैप्टर्स को। चलिए उतार लो भाई।